बच्चों, हमारा अध्याय 6 चल रहा है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में हमने पिछले वीडियो में देखा, इससे संबंधित तीसरा वीडियो है बच्चों कि राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में चल रहा था। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में चल रहा था अभी। अध्यक्ष के कार्य और लोकसभा के जो हैं पदाधिकारी के बारे में चल रहा था कि भाई लोकसभा के पदाधिकारी। तो लोकसभा के जो पदाधिकारी की बात करते हैं बच्चों, तो जो लोकसभा के जो पदाधिकारी नहीं, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और एक होता है उपाध्यक्ष होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन जो सदस्य हैं, सदस्यों की बहुमत से इस आश्रय का प्रस्ताव पारित हो जाए। परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि, अब नेक्स्ट देखते हैं भैया कि 543 सदस्य हैं बच्चों, उनमें से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाएगा। नेक्स्ट है भाई, इनको हटाया भी जा सकता है परंतु लोकसभा में तभी परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व इनको अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद के द्वारा निर्धारित वेतन तथा भत्ते प्राप्त होते हैं। तो ये 14 दिन अगर इनको हटाना है तो लोकसभा में बहुमत के हिसाब से पहले प्रस्ताव पारित होगा और इसकी सूचना जब 14 दिन पहले देनी होगी। नेक्स्ट है अध्यक्ष के कार्य। तो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके कार्य हैं। तो भारतीय लोकसभा अध्यक्ष को लगभग वह अधिकार प्राप्त हैं जो ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को हैं। तो हम देखेंगे क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं साहब। तो देखो, पहला जो अधिकार है बच्चों वह पहला जो अधिकार है, अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। यानी लोकसभा में जितनी भी बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का भी कार्य किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा है लोकसभा के समस्त कार्यक्रम। दूसरा जो कार्य है लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा के समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता, यानी कि जो सदन के जो नेता होते हैं, नेताओं के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। आपको पता है विभिन्न विषयों में पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद होता है। इसका समय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, तीसरा जो कार्य है लोकसभा अध्यक्ष का, वह सदन की कुछ समितियों का प्रधान सभापति भी होता है। यानी कि सदन के द्वारा लोकसभा सदन के द्वारा कुछ समितियों का निर्माण किया जाता है तो उनका वह लोकसभा अध्यक्ष प्रधान, यानी कि एक प्रधान का मतलब होता है एक तरफा हुआ, प्रधान सभापति होता है। और प्रवर समितियों के सभापतियों को भी वही नियुक्त करता है। यानी जो प्रवर समितियां बनाई जाती है संसद के द्वारा, उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। और इन समितियों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में ही ये समितियां कार्य करती है। नेक्स्ट है चौथा जो कारण, अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। यानी कि उसी के द्वारा ही निर्णय किया जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं। अगर उसने मना कर दिया तो नहीं है,
नेक्स्ट है संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है, यानी कि जो संसद हैं और राष्ट्रपति हैं उनके बीच जो जितना भी पत्र व्यवहार होता है, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार ही किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। तो ये तो हो गया आपके बच्चों लोकसभा, ये पूरी आपकी लोकसभा हो चुकी है कि भाई कितना तो कार्यकाल है, कितना क्या है। तो हम एक बार फिर देख लेते हैं कि लोकसभा क्या है और क्या क्या है इसका। अब तो इसमें देखो लोकसभा की रचना संगठन, लोकसभा संसद का प्रथम सदन होता है, क्या होता है, प्रथम सदन होता है। निम्न सदन भी बोलते हैं या निम्न सदन भी बोलते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं लोकसभा को, ठीक है। इसके सदस्य द्वारा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी, 500 है, परंतु अब कितनी हो गई है, 500 है, अब कितनी हो गई है, अब 500 निश्चित की गई है, लेकिन समय में इसके समय के साथ इसमें वृद्धि हो गई है और ये अब 552 हो गई है। अधिकतम 530 सदस्य तो राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंगल भारतीय जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निर्वाचन की बात करें बच्चों तो निर्वाचन इसका देखिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। 18 वर्ष की उम्र जो व्यक्ति ने प्राप्त कर ली है वो लोकसभा के सदस्यों को वोट दे सकता है और निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। और योग्यता देखते हैं, योग्यता देखेंगे तो योग्यता व्यक्ति वो भारत का नागरिक हो, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो, किसी भी सरकार का लाभ का प्रदान नहीं किया हो और न्यायालय के द्वारा उसको दिवालिया या पागल नहीं घोषित किया गया हो। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वैसे तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, परंतु प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसमें 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। और हम देखेंगे आगे, इसके हमने कार्य देख ही लिए और अब देखेंगे बच्चों अध्यक्ष उपाध्यक्ष के। अब राज्यसभा की रचना है संगठन। अब देखिए ये राज्यसभा है और इसकी रचना और संगठन के बारे में देखेंगे। तो राज्यसभा की रचना या संगठन के बारे में देखेंगे तो राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। कौन सा सदन है, द्वितीय या उच्च सदन है। प्रथम सदन कौन सा है, द्वितीय, संसद का द्वितीय या उच्च सदन है, उच्च सदन है। तो हमने लोकसभा तो प्रथम सदन है, कौन सा, लोकसभा तो क्या सदन है, प्रथम, वो कौन सा है, ये प्रथम है। और निम्न सदन है, और कौन सा सदन है, निम्न सदन है। तो लोकसभा तो क्या था, प्रथम और निम्न सदन था, जबकि राज्यसभा क्या है, ये राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। कौन सा सदन है, द्वितीय और उच्च सदन है, संसद का द्वितीय और उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है, फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए अब इसके सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति। इसके सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति क्या है। संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, यानी कि संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। परंतु वर्तमान समय में ये संख्या 500 कितनी है, 545 है। कितनी है, 545 है। परंतु वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 545। लोकसभा की कितनी थी, 552 और वर्तमान में कितनी है, 545। और मूल संविधान में अगर बात करें तो हम यहाँ की संविधान के अनुसार राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, अधिकतम 250 हो सकती है। तो वहाँ कितने बताया था, लोकसभा में वहाँ 500 बताया था बच्चों, मूल संविधान में 500। फिर 1987 अधिनियम के तहत
उसको कितना कर दिया था, 552 कर दिया था। कितना कर दिया था, 552 कर दिया था। और 552 के बाद में अगर हम देखें तो लोकसभा में कितनी है, 545। कितनी है, 545 है। परंतु ये हम अगर राज्यसभा में देखें बच्चों, तो राज्यसभा में कितनी है, 545 है। कितनी है, 545 में। वर्तमान में समय में ये संख्या 545 है। कितनी है, 545। इनमें से अगर मूल संविधान की बात करें, संविधान के अनुसार, तो ये कितनी थी, 250 थी। परंतु वर्तमान समय में संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य किए जाते हैं, 2 किए जाते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य, कितने सदस्य, 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। परंतु यहाँ पर कितने सदस्य, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अब वहाँ तो 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु यहाँ 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। तो इन व्यक्तियों को, जिनको कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान है या अनुभव प्राप्त है, उनको राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। राज्य विधानमंडलों के द्वारा अब ये राज्य से आते हैं, तो राज्य विधानमंडलों के द्वारा तो 233, कितने, 233 तो ये हो गए। तो जो निर्वाचित होते हैं तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये 233 जो सदस्य होते हैं, इनका चुनाव के राज्यों के द्वारा और केंद्र शासित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी कि राज्यों के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा किया जाता है। इनका जो 233 सदस्य होते हैं बच्चों, इनका चुनाव केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य विधानमंडलों के द्वारा किया जाता है। और इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसमें विधानसभा के सदस्य ही के द्वारा इनका चुनाव होता है बच्चों। इनका चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुनाव होता है। और कौन सी पद्धति बनाई जाती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया जाता है। किनके चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव के लिए। नेक्स्ट है सदस्यों की योग्यता। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे योग्यता हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए हैं। योग्यता वही है, भारत का नागरिक हो, दिवाला नहीं हो, ठीक है, किसी न्यायालय के द्वारा पागल घोषित नहीं किया गया हो या दिवाला नहीं हो, और उसकी अब इसमें उम्र है, इसमें किसी लाभ का पदार्पण नहीं किया हो। अगर किया होगा तो अगर ये तो कोई व्यक्ति राज्य में विधायक है, राज्य का विधायक है और उसको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया है, तो उसको विधायक का पद का परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पद में रह सकता है एक व्यक्ति, एक पद का सिद्धांत लागू होता है। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए हैं। तो लोकसभा के सदस्यों के लिए देखो, पहला तो है भारत का नागरिक हो, ये भी सदस्य भारत का नागरिक हो, साफ पहली से ये तो हो गई नागरिक हो।
पहले तो क्या है कि ये है कि वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरी है किसी लाभ के पद पे नहीं हो, किसी लाभ का पद नहीं हो। तीसरी है सर उच्च न्यायालय के द्वारा उसे पागल दिवाला घोषित नहीं हो, पागल है दिवालिया घोषित नहीं किया हो। तो ये सारी योग्यताएं बनने के लिए ये सारी योग्यता होनी चाहिए, तब जाके वह। और बस इसमें अंतर इतना सा है कि भाई अंतर केवल यही है कि लोकसभा के सदस्यों के लिए वहाँ तो कितनी थी उम्र, 25 वर्ष थी, किंतु यहाँ राज्यसभा के सदस्यों के लिए उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। कितनी है, 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए पहले तो लोकसभा के सदस्य की योग्यता देख लीजिए, वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, दिवालिया नहीं हो, किसी लाभ के पद धारण नहीं किया हो। तो ये 4 विशेषताएं, और उसको 25 वर्ष की उसकी उम्र हो। अब यहाँ क्या है, भारत का नागरिक हो, उसकी 30 वर्ष आयु हो, किसी लाभ के पद धारण नहीं किया हो, और कोर्ट के द्वारा उसे दिवालिया घोषित नहीं किया हो। अगर ये योग्यता पूरी करता है तो वो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हैं। तो हम ये अंतर केवल यही है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु है, किंतु राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी है, 30 वर्ष है। कितनी है, 30 वर्ष। 30 वर्ष है ना कि यहाँ कितनी होनी चाहिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। 30 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट है, देखते हैं अब सदस्यों का कार्यकाल। देखिए बच्चों, अब है लोकसभा सदस्य का राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल। क्या, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। अब देखते हैं राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। तो देखो राज्य सदस्यों का कार्यकाल है बच्चों, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है राज्यसभा। कैसा सदन है, स्थायी सदन है बच्चों। कैसा सदन है, स्थायी सदन है। इसे कभी भी भंग नहीं होता है, ये स्थायी सदन है। जैसे लोकसभा, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा हर 5 वर्ष में भंग हो जाता है, हर 5 वर्ष में उसका विघटन हो जाता है। परंतु ये राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। ये विघटन नहीं होता है, इसका क्या नहीं होता है, विघटन नहीं होता है। क्यों, जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, कितने, एक तिहाई सदस्य हैं बच्चों, वह प्रति 2 वर्ष यानी कि प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि एक तिहाई सदस्य 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके बाद में उनकी जगह और सदस्य को चुन लिया जाता है। उनका चुनाव हो जाता है तो उनकी जगह वो भर लिए जाते हैं। यानी कि इसमें से सेवानिवृत्त होने के बाद में, तो इसका जो राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। और इनके यानी कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो कितना है, 6 वर्ष। और लोकसभा के 5 वर्ष हैं, ध्यान रखना। और ये स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है
और प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब देखिए राज्यसभा के पदाधिकारी देखते हैं। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं बच्चों, 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। तो राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता था, वैसे ही इसमें भी पदाधिकारी होते हैं राज्यसभा में। एक तो होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। ध्यान रखना कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का प्रधान यानी थरपा हुआ बुलावे, ऐसा नहीं है कि आ गया। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति भी निर्वाचित करती है। जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। फिर 5 अगर इसका उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल खत्म हो जाता है बच्चों, तो राज्यसभा का प्रधान सभापति नहीं होता है, फिर वो हट जाता है। फिर जब नया राष्ट्रपति बनता है, जब नया उपराष्ट्रपति बनता है, तब फिर वापस वो उसका राज्यसभा का पदाधिकारी बन जाता है, यानी कि प्रधान सभापति हो जाता है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है किनका? उपराष्ट्रपति का। और राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। अब है संसद के कार्य और शक्तियाँ बच्चों, संसद के कार्य और शक्तियाँ। देखिए संसद किससे मिलके बनी है? आपको पता है संसद किससे मिलके बनी है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? संसद का निर्माण हुआ है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण हुआ है। और तो हम पढ़ेंगे संसद की शक्तियाँ, संसद के कार्य और शक्तियाँ। इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? इसका निर्माण हुआ है संसद का। देखो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? संसद का निर्माण हुआ है। तो ये अब देखेंगे संसद के कार्य तथा शक्तियाँ। देखिए संविधान के अनुसार संसद को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान के अनुसार संसद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद की प्रमुख शक्तियाँ उल्लेख अगर लिखित रूपों में किया जा सकता है। तो देखो संसद की क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो संविधान के अनुसार संसद को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। संविधान के अनुसार संसद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख अगर लिखित रूपों में किया जा सकता है। विधायिक शक्तियाँ, पहली शक्ति कौन सी है? विधायिक शक्तियाँ। तो देखिए कानून बनाने वाली शक्तियाँ हैं बच्चों ये विधायी शक्तियाँ। तो देखिए संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों में संसद का सबसे प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना। तो विधायिकी शक्तियाँ का मतलब होता है कानूनों का निर्माण करना। विधायिकी का मतलब होता है कानूनों का निर्माण करना, यह कानून बनाना, ये सब शक्तियाँ इसमें कानून विधायिकी शक्ति में आती है, कानून सारी चीज़ें। तो देखिए संसद का सबसे प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय हितों। तो संसद का सबसे प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना तथा संसद को संघीय सूची में और समर्थित सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। अब देखिए बच्चों हम आगे इस टॉपिक में संसद की विधायिक शक्तियों के बारे में आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ, आगे देखते हैं।